एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर हम सभी को राष्ट्रीय एकता के लिए रजामंद कर पाते हैं तो निश्चित रूप से देश का विकास और देश की समृद्धि होनी ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय एकता से। पहले जानते हैं क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इसका आशय और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता का अर्थ तथा परिभाषा। राष्ट्रीय एकता वह विचारधारा है जो देश के सभी नागरिकों को सामंजस्यपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण जीवन यापन हेतु प्रेरित करती है। यही वह भाव है जो सारी विभिन्नताओं का परित्याग कर राष्ट्रीय हित में परित्याग हेतु विवश करता है। राष्ट्र के लोगों में भ्रातृत्व, एकीकरण, देशभक्ति, देश प्रेम का उद्भव ही राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। 1961 में राष्ट्रीय एकता को राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में इस प्रकार परिभाषित किया गया। National integration is a psychological and educational process involving the development of a feeling of unity, solidarity, and cohesion in the heart of people, a sense of common citizenship, and a feeling of loyalty to the nation. Report of National Integration Conference 1961। आइए इसको हिंदी में समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन और सन्निकटता की भावना, समान नागरिकता की अनुभूति तथा राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। बहुत चिंतन, मनन और गहन अध्ययन के बाद राष्ट्रीय एकता समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची। राष्ट्रीय एकता के अर्थ को समझाते हुए डॉक्टर जे.एस. बेदी कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल and linguistic differences among the people of various states in the country within tolerable range and imparting to the people a feeling of the oneness of India। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें भारत की एकता का समावेश करना। तो यह परिभाषा हुई राष्ट्रीय एकता की। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। ये बहुत अधिक आवश्यक है और जब बहुत सारे देशों से हमारी प्रतिस्पर्धा हो विकास के लिए तब यह और आवश्यक हो जाता है कि अंदर इस तरह की घटनाएं न घटें जो कि हमारे विकास को बाधित करें। इसलिए आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है। देश की समृद्धि एवं विकास हेतु संकीर्ण मनोवृत्तियों व स्वार्थपरता का परित्याग कर राष्ट्रीय एकता का समावेशन परमावश्यक है। इसीलिए के.एल. श्रीमाली महोदय ने कहा, द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मस्ट कंटिन्यू एंड बी स्ट्रेंथेंड इफ वी आर टू प्रिजर्व एंड एनरिच अवर हार्ड वन फ्रीडम। के.एल. श्रीमाली। यदि हम मुश्किल से प्राप्त अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं समृद्धि चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि शब्द सीधे हृदय से निकले हों। समस्या राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के अस्तित्व के लिए परमावश्यक है। राष्ट्रीय एकता की प्रत्येक राष्ट्रवादी को व्यथित करती है। इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन इज ए प्रॉब्लम विद विच आवर सर्वाइवल एज ए सिविलाइज्ड नेशन एज ए बाउंड अप। डॉक्टर राधाकृष्णन, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। असल में राष्ट्रीय एकता की जो समस्या है वो प्रत्येक राष्ट्रवादी को व्यथित करती है और प्रत्येक चिंतक, प्रत्येक चिंतन करने वाला यह अवश्य सोचता है कि राष्ट्रीय एकता किसी तरह से बनी रहे। और ये ऐसी समस्या है जिससे हमारे अस्तित्व का गहरा संबंध है।
आइए अब विचार करते हैं फैक्टर अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व। यहाँ पर हम जितने बाधक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, इससे कहीं अधिक बाधक तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर हम पहचानेंगे ही नहीं कि समस्या का मूल क्या है, तब फिर उसका निदान किस तरह से संभव होगा। इसलिए आइए पहले विचार करते हैं कि राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन बाधाओं को समझें और इनका निराकरण करें। राष्ट्र को समुन्नत बनाने और विकास की ओर अग्रसर करने हेतु राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता है। किंतु भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कई बाधाएं हैं, जिन्हें हम इस प्रकार क्रम दे सकते हैं। पहली बात है कास्टिज्म, जातिवाद। लोगों का संकीर्ण दृष्टिकोण तथा राजनीतिक दलों का जातीयता भड़काने वाला भाव लोगों को भ्रमित कर देता है। इससे राष्ट्रीयता की भावना को ठेस लगती है। इस संबंध में जीएस घुरिये का विचार है, द फीलिंग ऑफ कास्टिज्म creates the feeling of hatred for other castes and prepares unhealthy atmosphere for the development of national consciousness। यह जाति प्रेम की भावना है जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। इससे हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। जातिवाद इस देश में रहकर देश की प्रगति के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम सबको सोचना होगा कि हम सबके सब भारतीय हैं, और जब तक हम अपना आपको जातियों में बटा हुआ मानेंगे, तब तक अपनी शक्ति का ह्रास करेंगे और देश के विकास में समुचित योग नहीं दे पाएंगे। दूसरी, नॉन सिविलाइज्ड थिंकिंग, असभ्य सोच। कुछ लोगों की सोच संकीर्णता में इतनी जकड़ी है कि वे सभ्य समाज और देश के भविष्य का चिंतन न कर केवल खुद का क्षणिक लाभ देखते हैं और भविष्य के सार्थक क्रियाकलापों की बाधा बन जाते हैं। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहेशन इज ए मैटर ऑफ विटाल इम्पोर्टेंस टुडे। इट इज द बेसिक ऑफ ऑल अदर एक्टिविटीज विच वी ट्राई टू फर्दर। राष्ट्रीय एकता एवं सामंजस्य आज एक महत्वपूर्ण विषय है। यह उन सभी क्रियाकलापों का आधार है जिन्हें हम भविष्य में करना चाहते हैं। असल में आज की पीढ़ी जो कुछ भी कर रही, जरूरी नहीं कि उसका परिणाम आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए। कुछ के इतने दीर्घकालिक और भयानक परिणाम होंगे कि आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि पुरानी पीढ़ी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो संकीर्णता की सोच है उससे निकला जाए और ये देखा जाए कि आने वाला कल कैसे सुरक्षित और अच्छा होगा हमारे आने वाली पीढ़ी का। उसके लिए भी हम कार्य करें और सामंजस्यपूर्ण कार्य करें, जिससे प्रगति सुनिश्चित हो और राष्ट्रीय एकता को बल मिले। इस असभ्य सोच से, जकड़न से हमें निकलना ही होगा। प्रोविंशियलिज्म, प्रांतीयता। भारत के प्रांतों में सख्त विकासात्मक प्रतिस्पर्धा का अभाव देखने को मिलता है। यह प्रांतीयता की भावना हिंसात्मक आंदोलन व आतंकवाद में परिणत हो जाती है और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है। हमने इसको असम में महसूस किया है, पंजाब में महसूस किया, कश्मीर में महसूस किया, और इस तरह की ये भावना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बाधा बनती है। इससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है। नेक्स्ट, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। आज ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। इस देश की एकता के समक्ष सांप्रदायिकता बहुत विकराल समस्या के रूप में उभरी है। जो संप्रदाय हमारी भारतीय सनातन सभ्यता की उदारता से पनपे, वही अलगाववादी दुष्प्रभाव से युक्त हो विश्वमन कर रहे हैं। आए दिन सांप्रदायिक दंगे की सूचना संप्रेषित होती रहती है। यह खूनी होली निर्दोषों की बलि लेती रहती है। राष्ट्रीय एकता के समक्ष यह बहुत बड़ा खतरा है। सांप्रदायिकता की इस भावना से बचना बहुत आवश्यक है और इसकी जड़ें कुछ गहरी हो उठी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इससे हम निकलें और इसकी असलियत को समझें। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। भारतीय परिदृश्य में निहित स्वार्थ वाले संकीर्ण मानसिकता से युक्त राजनीतिक दल अस्तित्व में आ गए हैं, जो उत्तेजना, भावनात्मक उन्माद फैलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेश मात्र भी राष्ट्रवादी भावना से युक्त नहीं है। जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा के आधार पर राष्ट्र को विघटित करने वाले राजनीतिक दलों ने एकता को विघटित करने का कार्य किया है। गैर राष्ट्रवादी दलों से देश की एकता को बड़ा खतरा है।
कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था, आज बहुत सारे साधन अस्तित्व में आए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, और इन सब के माध्यम से जो कुछ भी प्रचारित प्रसारित हो रहा है उसमें सारा का सारा सच नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे की भावना भड़का करके वैमनस्य को पैदा कर देता है। संचार के बहुत से साधन अस्तित्व में आए हैं, लेकिन गलत तथ्य संप्रेषण पर रोक की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इन साधनों से अनर्गल तथ्य दुष्प्रचार कर राष्ट्रीय एकता के समक्ष बाधा उपस्थित की जा रही है। लेक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, धन, आपराधिक मनोवृत्ति आदि नेतृत्व शक्ति पर हावी होकर उन्हें पथ भ्रमित कर देता है। चारित्रिक दृढ़ता के अभाव में प्रभावशीलता खो जाती है और देश राजनीतिक अपवंचना का शिकार हो जाता है। घोटालेबाज हावी हो जाते हैं। कुशल नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रवादी चेतना जागृत नहीं हो पाती और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसा नेतृत्व हो जब सबको बांध कर चल सके, लेकिन सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, उस स्वार्थ से जब तक ऊपर नहीं आएंगे तब तक ये नेतृत्व इस तरह का विकसित नहीं हो पाएगा और हमें अच्छे एमएलए, अच्छे एमपीज नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्तर। यह स्तर जैसा है लेकिन दूसरों में उसको हीन भावना तक ले गया है। और इससे होता क्या है कि जो लोग अपने आप को सामाजिक रूप से हीन समझते हैं वो अपनी क्षमता भर कार्य नहीं कर पाते, देश के विकास में योगदान नहीं कर पाते। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके सामने तो भयंकर वास्तविक समस्या है। सामाजिक हीन दृष्टिकोण और वास्तविक आर्थिक कमजोरी का दुष्प्रभाव वही समझ पाता है जिसने इसे भोगा है। अस्तित्व रक्षा में लगे मानव से उच्च मूल्य निष्पादन की आशा कैसे की जा सकती है? मूलभूत सुविधाओं से वंचित व समाज की अवंचना का शिकार राष्ट्रीय एकता जैसे बिंदु पर सोच भी नहीं पाता। शोषक धन लिप्सा में और शोषित अस्तित्व रक्षा को प्रधान मानकर एकता को तिलांजलि दे देते हैं और इससे देश का नुकसान होता है। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, भाषा विवाद, ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा और बहुत लंबे समय तक इसने हमें प्रभावित किया। प्रत्येक विकसित राष्ट्र का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा निर्विवादित है। सनातन संस्कृति के उदारवादी दृष्टिकोण के चलते ही हिंदी आज भी राष्ट्रभाषा के रूप में गरिमामय स्थान नहीं पा सकी, जबकि सुशीला नायर ने 21 नवंबर 1967 को लोकसभा डिबेट में कहा, हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज द कॉमन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षण के सामान्य माध्यम के रूप में हिंदी स्वीकृत की जानी चाहिए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इसको अभी भी वह दर्जा प्राप्त नहीं है। लिखित रूप में और व्यावहारिक रूप में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भाषा के नाम पर पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अपमानजनक घटनाएं घटी। यह विवाद एकता के समक्ष बाधा उपस्थित करता है। उक्त के अतिरिक्त सांस्कृतिक विविधता, संवैधानिक भूल, रोजगार नीति व शिक्षा की विफलता भी राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में शुमार है। आज जब देश के शिक्षाविद इस बात का दंभ भरते हैं कि हम जो सिखाना चाहते हैं वह सिखा पाते हैं, तो अब तक हमें राष्ट्रीय एकता का पाठ क्यों नहीं पढ़ा पाए? अगर आतंकवादी अपनी व्यवस्था दे सकते हैं, वो उसको समझा सकते हैं और माइंड को चेंज कर सकते हैं, तो हम राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाने में क्यों अक्षम रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शिक्षा नीति की विफलता है। दूसरी जो कमियां रही हैं, सांस्कृतिक विविधता, तो सभी को सांस्कृतिक रूप से उन्नत करने का प्रयास हो, लेकिन आपस में लड़ मरना तो किसी समस्या का हल नहीं। हमें ये देखना होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता बनी रहे और अपनी संवैधानिक भूल में सुधार करना होगा और रोजगार नीति, कुशल रोजगार नीति बनानी होगी। सजेशन टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने के उपाय बहुत जरूरी है। हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को यह सोचना होगा कि आखिर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इसके सामने क्या क्या समस्या रही और अब तक क्या क्या हुआ और संपूर्णानंद समिति ने और उसके बाद में
किन किन चीज़ों पर विचार किया गया कि कैसे राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को किया जाए। सन 1961 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में समिति गठित की और राष्ट्रीय एकता हेतु निम्न सुझाव दिए। पहली बात, सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अनुरूप परिवर्तन व सुधार किया जाए। धर्मनिरपेक्ष का हमारे यहाँ बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ। हम सही अर्थों में धर्मनिरपेक्षता को समझें और इसके हिसाब से राष्ट्र के उत्थान हेतु परिवर्तन करें, सुधार करें। दूसरी बात कि पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं, पर्वों, खेलकूद, शैक्षिक भ्रमण, एनसीसी, स्काउट व गाइड, नाटक, युवा समारोह आदि का प्रचुर मात्रा में आयोजन किया जाए और ये आयोजन इस तरह का हो जिससे कि यह अपनी प्रभावशीलता छोड़े। कई दिवसों पर तो हम छुट्टी कर देते हैं, वह आवश्यक नहीं है। कम से कम उस महान नेता, उस व्यक्तित्व के बारे में विद्यार्थी समझ पाए, ऐसा आयोजन विद्यालयों के द्वारा होना चाहिए। अगली बात, विश्व व राष्ट्र की सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बोध कराया जाए। देशभक्तों व महान व्यक्तित्वों की कहानियाँ व जीवन व्रत पढ़ाया जाना चाहिए। इससे जब हमारे बच्चे परिचित होंगे तो निश्चित रूप से उनमें पॉजिटिव चेंज आएगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में सुधार कर भावात्मक व राष्ट्रीय एकता में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रीय दिवसों के प्रति सम्मान दिखाया जाना चाहिए और जो हमारी नेतृत्वकारी शक्तियां हैं वो आगे बढ़ करके इस सम्मान को दिखाएं जिससे कि सामने वाली पीढ़ी उसका अनुकरण कर सके। नेक्स्ट, प्रतिदिन राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा के साथ शुरू होना चाहिए। जैसे हमारा प्रेयर होता है उसके साथ ही राष्ट्रीय एकता के लिए एक प्रतिज्ञा भी प्रतिदिन होनी चाहिए। सजेशन ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग के सुझाव। ये जो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ और इसके बाद 1964-66 में कोठारी कमीशन बना और इसने अपनी रिपोर्ट दी, ये उससे प्रभावित रहा और इसने क्या क्या कहा, आइए इस पर विचार करते हैं। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के पश्चात जो आयोग अस्तित्व में आया वह कोठारी आयोग था, जो शिक्षा को राष्ट्रीय एकता हेतु परमावश्यक मानते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता हेतु सुझाव इस प्रकार दिए। समान विद्यालय व समान अवसर प्रणाली सिद्धांत प्रयुक्त करना। एक ही तरह के विद्यालय हों और एक ही तरह के अवसर सबको मिले, इससे हिंदुस्तान का विकास होगा। नेक्स्ट, सामान्य राष्ट्रीय विकास व सामाजिक राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा के सभी स्तरों पर अभिन्न अंग बनाना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता का सम्यक विकास। ये बहुत आवश्यक है कि इसके सम्यक विकास का प्रयास हर स्तर पर किया जाए और सामाजिक राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा के हर स्तर पर अभिन्न अंग बनाया जाए, चाहे वो प्राइमरी का स्तर हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे उच्च शिक्षा को हो। हर स्तर पर हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या इससे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, सभी आधुनिक भाषाओं का विकास करते हुए हिंदी का तीव्र गति से विकास, जिससे इसे केंद्र की सरकारी भाषा का दर्जा मिल सके। अब तक जो गलती हुई है उस गलती में सुधार के लिए इस कोठारी कमीशन ने कहा कि शीघ्र और तेजी से प्रयास किए जाएं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का योगदान। शिक्षा आखिर किस भूमिका का निर्वहन करे जिससे कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। आइए इस पर विचार करते हैं। संसार की किसी भी समस्या का समाधान करने की महती शक्ति शिक्षा धारण करती है। राष्ट्रीय एकता हेतु भी शिक्षा का आश्रय लिया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देकर राष्ट्रीय एकता की भावना पुष्ट की जा सकती है। पहली बात, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। हम इस तरह की व्यवस्था करें जिसमें हर अंग, हर बात, हर विचार, हर व्यवस्था इस बात की ओर कदम बढ़ाए जिससे कि राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। दूसरी बात, पाठ्यक्रम। इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि हमें गर्व होने लगे कि हाँ, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। पाठ्यक्रम में उन बातों का समावेशन किया जाए और उसको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा का अगर हम सही इस्तेमाल करें
तो निश्चित रूप से इससे बच्चे का आचरण नैतिक रूप से उन्नत होगा। और अगर हम अपने अपने में अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे तब कुछ भी नहीं होगा। किसी ने ठीक ही कहा कि हम ही गर्क करते हैं जब अपना बेड़ा, तो बतलाओ फिर ना खुदा क्या करेंगे, और जिन्हें दर्द दिल से ही फुर्सत नहीं है वो दर्द वतन की दवा क्या करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि अपने स्वार्थ छोड़िए और नैतिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ऐसी सारी क्रियाओं का संचालन किया जाए जिससे टीम भावना का विकास हो, जिससे एक दूसरे के सहयोग की भावना का विकास हो, जिससे हम भूल जाएं कि जाति क्या होती है और सब मिल करके देश की उन्नति के लिए, देश की एकता के लिए कार्य करें। प्रौढ़ शिक्षा, बाकी बच्चों से तो हम विद्यालय में बात कर लेंगे, लेकिन जो लोग प्रौढ़ हो चुके हैं, जो पेड़ बड़े हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम प्रौढ़ शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी इसका समावेशन करें और इससे प्रगति हो, इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिले। अगली बात है अध्यापक। एक अध्यापक अपने जीवन काल में बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलता है। अगर अध्यापक राष्ट्रवादी है, उसका चिंतन सकारात्मक है, उसकी यह सोच है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगर कहीं अध्यापक में कुछ गड़बड़ है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि अच्छी तरह से परखने के बाद ही अध्यापकत्व का काम सौंपा जाए। नेक्स्ट, संचार के साधनों का सम्यक उपयोग। जितने साधन हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या और भी तमाम साधन हैं, उन सभी साधनों पर कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था हो कि उसे देखा जा सके जो कुछ भी संप्रेषित हो रहा है, जो कुछ भी इधर उधर भेजा जा रहा है, कहीं वह राष्ट्र विरोधी तो नहीं है। अगर ऐसा पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से इसे ऐसा दंड दिया जाए कि आने वाले समय में कोई और इस तरह का कार्य न कर सके। धन्यवाद।